जय हिंद। जय भारत। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आर्मी एग्ज़ाम में अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई उन सभी शिफ्ट के आधार पर इसमें विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न और हम आपको कराएंगे। जो शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमने विज्ञान के टॉप 50 की कुछ वीडियो चैनल पर डाली थी। अगर आप उन वीडियो को अगर देखेंगे और कल और आज का जो एग्जाम एनालिसिस निकल करके आया है तो आप पाएंगे कि जो हमारी जो वीडियो हैं उनमें से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल के जो शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे हमारी जो टॉप 50 वाली जो पहली वीडियो थी टॉप 50 वाली उसमें से 5 से 6 प्रश्न हमें देखने को मिले और भी वीडियो हैं उनमें से भी कई प्रश्न देखने को मिले। अब इसी आधार पर इन प्रश्नों के आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में आपको टॉप 30 विज्ञान के प्रश्न हम कराएंगे और उम्मीद है ये बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी साथियों को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये प्रश्न सभी के लिए उपयोगी साबित हों तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भले ही कर रहे हो, चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो या ट्रेड्समैन, कोई भी ट्रेड्स हो जिसकी आप तैयारी है एग्जाम और देने वाले हैं अगले कुछ दिन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और अगर आपने चैनल पर जो हमारी साइंस के टॉप 50 की, जीके की टॉप 30-50 की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जो प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था और वो प्रश्न इस वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमारा जो एग्जाम एनालिसिस है आप उसे ज़रूर देखिए, एक बार आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न मैच कर रहे हैं। हम पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस करके और प्रश्नों को निकाल करके लेकर आते हैं जिससे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी साबित हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। सल्फोनेट डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। यहाँ जो कपड़े जो साफ किए जाते हैं उनमें बेस क्षार का यूज किया जाता है। हिंदी में जो क्षार होते हैं उनका यूज किया जाता है, अम्ल क्षार होते हैं, तो इसमें ये सल्फोनेट होता है, एक क्षार में आता है, बेस में आता है। ये डिटर्जेंट है जो कपड़े साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सल्फोनेट। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था? किस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबल, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबल इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है और उसे दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों को और पुरस्कार के रूप में दी जाए। उसके बाद साहित्य और शांति के लिए भी पुरस्कार नोबल दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट, ये एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका आविष्कार किया था डायनामाइट का, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। जो मानव शरीर काम करता है तो उसके लिए उसके द्वारा की गई कौन सी ऊर्जा और यूज की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। केमिकल एनर्जी का यूज होता है या विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय और स्थित ऊर्जा, ये पोटेंशियल एनर्जी या ये इलेक्ट्रिसिटी या ये एनर्जी नहीं होगी। रासायनिक केमिकल ऊर्जा जो होती है हमारे शरीर में जो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है ऊर्जा, वो एक रासायनिक ऊर्जा होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पलायन वेग वह होता है कि अगर किसी वस्तु को अगर इतनी गति से अगर आप पृथ्वी से फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो वस्तु फिर वापस लौट करके नहीं आएगी, तो पलायन वेग पूछा गया है कि कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप किसी वस्तु पर इतना वेग लगा देते हैं कि 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में और वो इतनी रफ्तार से चलती है या ऊपर भेजी जाती है तो वो वस्तु वापस नहीं लौट कर आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी होती है उसे पार कर जाएगी, ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगी, तो ये पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है?
विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेटस या सूखा रोग, ऑप्शन नंबर डी होगा। और विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है ये नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन से संबंधित प्रश्न बन करके आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं प्रश्न। डेंगू बुखार एक रोग है, किस प्रकार का रोग है जो डेंगू है? डेंगू जो बुखार होता है वो किस प्रकार का रोग है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के जनित, मच्छर के द्वारा। और डेंगू होता है, मलेरिया भी मच्छर से ही होता है, तो एक मच्छर के द्वारा जनित रोग है डेंगू। और ये किस मच्छर से होता है? एडीज जो मच्छर होता है, एंडीज या एडीज मच्छर से जो होता है, इस मच्छर के द्वारा, और ये डेंगू होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, वही डेंगू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। नाइट्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NO। NO को ही नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि ऑक्साइड लग गया तो O2 हो जाएगा, नहीं, इसके जो संबल होते हैं उसी के द्वारा और इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है 8वां, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही जाना जाता है? और जबकि सर्वदाता पूछ लिया गया है, जो सर्वदाता था ये शिफ्ट में पूछा गया था कल की में, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही, तो आप इसे भी याद रखिए, जो AB जो रक्त समूह होता है ये सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है, चाहे A रक्त वाला हो, चाहे B या AB या O। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सर्वदाता होता है, वो O होता है। ये प्रश्न हमने कराया था, इसमें से कई प्रश्न हमने कराए थे जो शिफ्ट में पूछ लेगी है। आप एक बार टॉप 50 वाली जो विज्ञान के प्रश्न की वीडियो है एक बार बस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और एनालिसिस को जरूर देख लें, आपको खुद मैच कर लेंगे कि कितने प्रश्न बन करके आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो और आपके लिए हम बना करके लेकर आते रहेंगे सभी साथियों के लिए। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली में किसका उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माचिस की जो तीली होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, आंवला निम्न में से किसका एक प्रचुर स्रोत है? जो आंवला में कौन सा और पदार्थ पाया जाता है आंवला में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन जो सी होती है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में, आंवला में ये सबसे ज़्यादा। और जितने खट्टे फल होते हैं उन सभी में भी और विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अम्ल से संबंधित प्रश्न बन करके आ रहे हैं। अम्ल से बन करके आज की जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आए थे उसमें टार्टिक अम्ल से प्रश्न बन करके आया था। टार्टरिक अम्ल जो किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, इसे आप याद रखें। और जो फॉर्मिक अम्ल होते हैं वो चींटी के और बिच्छू के डंक में, ये कल पूछ लिया गया था। जितने भी अम्ल हैं और उनको आप एक बार पढ़ लें और वीडियो को जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, के होता है। जो पोटेशियम होता है उसका जो रासायनिक जो संबल होता है वो के होता है। अगला प्रश्न है, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग संक्रमित होता है? कौन सा अंग होता है निमोनिया से? छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा होता है। पर इससे कौन सा अंग और संक्रमित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े इससे संक्रमित हो जाते हैं, जुकाम वगैरह हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि इसमें और ये संक्रमित हो जाते हैं फेफड़े, बच्चों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो निमोनिया से संक्रमित होने वाला जो और अंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फेफड़े। चलिए अगला प्रश्न हम कराते हैं। अगला प्रश्न है, मानव की आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रश्न आज की सुबह की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था।
इसका एकदम एनालिसिस की वीडियो हमने डाली है, उसमें ये प्रश्न है कि मानव की आंख पर रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। इसे आप याद कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम नहीं हो जब तक बार बार इन प्रश्नों को देखते रहें। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य संगठक क्या है। जो बायोगैस है इसका जो मुख्य संगठक होता है वो क्या होता है? बायोगैस का जो मुख्य संगठक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस, इसमें दो गैसें होती हैं जो बायोगैस होती है, एक तो मीथेन होती है और एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन होती है वो 60% होती है, CO2 होती है वो 40% होती है। जो बायोगैस है इसमें दो गैस ही और पाई जाती हैं और इसमें मीथेन है वो 60%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40%। पर इसमें से जो मुख्य गैस है, मुख्य संगठक पूछा गया तो इसलिए इसका उत्तर हम मीथेन गैस करेंगे। मीथेन इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। और कोशिका से संबंधित भी प्रश्न बन करके आ रहे हैं। कोशिका जीवन की सबसे बड़ी इकाई है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, जीवन का आधार। कोशिका, कोशिकाओं से मिलकर ही पूरा और शरीर बना हुआ होता है। लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बन करके ये पूरा हमारा शरीर बना हुआ है। सेल्स, इसे हम सेल्स बोल सकते हैं। तो ये इसकी जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 16वां, उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन सा है। उड़ने वाला एकमात्र जो स्तनपायी है वो कौन सा है। तो चमगादड़ है, ये उड़ने वाला स्तनपायी है। चलिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निष्क्रिय गैस कौन सी है। जो ऑप्शन लगे हुए हैं इनमें से आपको निष्क्रिय गैस बतानी है कि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी जो गैसें आपको दिखाई दे रही हैं, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन, ये सभी की सभी निष्क्रिय गैस हैं। इसके बाद ऑर्गन, रेडॉन और फिनोन, ये भी निष्क्रिय गैसें होती हैं। मुख्य जो गैसें वो हमने आपको बताई हैं। तो इसमें से पूछा गया निष्क्रिय गैस कौन सी है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी की सभी जो गैसें होती है वो निष्क्रिय होती हैं। प्रश्न है 22वां, जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी। जीव विज्ञान में विषाणु की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। दिमित्री इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी, ये इनका पूरा नाम है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, वायु की गति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। वायु की गति, वायु दाब नहीं, एयर प्रेशर नहीं, वो तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति, स्पीड की बात हो रही है कि इसके लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर है ये वायु की गति के मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैरोमीटर वायुदाब, जो वायुदाब होता है इसके लिए बैरोमीटर। थर्मामीटर के लिए टेम्परेचर, ताप और रिएक्टर पैमाना पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितनी और तीव्रता का भूकंप हुआ आया था। रिएक्टर पैमाना, चलिए ये पैमाना है जिसका मापन किया जाता है भूकंप। अगला प्रश्न है, दालों में सर्वाधिक पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है। दालों में जो दाल होती है, उड़द की, अरहर की, मूंग की और मसूर की, इनमें सर्वाधिक पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन पाया जाता है। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन की बात करें तो ये पाया जाता है सोयाबीन में। सोया जो बीन होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर दालों की बात करें तो उड़द की जो दाल होती है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है। हमारा जो वायुमंडल है वो गैसों का एक मिश्रण है, गैसों का एक मिक्सर है और इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस मात्रा में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन। इसका कितना परसेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 21%। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस होती है
नाइट्रोजन गैस 100 से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% के करीब पाई जाती है, और 21% दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अदर गैस आती हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 26वां। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक, एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला होता है। इसका मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा है? यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। नायलॉन है ये कृत्रिम रेशा है। जूट और सिल्क या रेशम, कॉटन, इसका तो आप खेती वगैरह करते हैं, पर ये नायलॉन है, ये बनावटी, ये इसे तैयार किया जाता है, ये तो ये कृत्रिम रेशा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नायलॉन। अगला प्रश्न है, कौन से रक्त कोशिका हमारे शरीर के रक्षक का कार्य करते हैं? बीमारियों से ये हमें बचाते हैं, ये हमारे रक्षक होते हैं, और हमारे शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देते हैं, और ये हमें रोगों से तो बचाते ही हैं। रक्त कोशिका, कौन सा ब्लड सेल है जो हमारे शरीर का रक्षक का, डिफेंस का कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद रक्त कोशिका। हमारे ये आरबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल हो गए, और ये सफ़ेद, ये डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं इनको, ये डब्ल्यूबीसी हैं। इनका यही कार्य है कि हमारा जो रक्षा प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसे मजबूत रखना, बीमारियों से बचाना, किसी भी तरह का जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो शरीर में आ जाता है, जो चीज़ हम खाते हैं उसका जो वेस्ट होता है तो वो उसे वहीं ख़त्म कर देता है, ये रक्षक का कार्य करता है। सफ़ेद रक्त कोशिका का यही काम है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल इन्हें बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सनलाइट एक मेन और सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि सूर्य के द्वारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी भी प्राप्त होती है, और यही मुख्य स्रोत भी है। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस प्रश्न को हमने एक बार पिछली वीडियो में और बताया था, पर उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने उसके उत्तर बताए थे। कभी कभी उत्तर क्या होता है, नॉर्मली आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है, एक मुहावरे के तौर पर भी यूज किया जाता है। अगर ऑप्शन में 72 से 80 नॉर्मल अगर ऑप्शन होते हैं तो उसको आप करके आ सकते हैं, पर लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे व्यक्ति सोते समय या कार्य करते समय जो उसकी हार्ट बीट हो सकती है वो 60 से लेकर 100 तक होती है। 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार धड़कता है। ये इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों नंबर आ गए हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करके आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुणे में। जो नेशनल जो केमिकल और लैब है वो कहाँ पर है? तो वो पुणे में, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। उम्मीद है हमने जो टॉप 30 प्रश्न कराए हैं आपको, जो कल एग्जाम देंगे, परसों एग्जाम देंगे, और जो एग्जाम चलने वाले हैं कुछ दिन या आगे जो कभी एग्जाम देंगे, वो सभी इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखें, कई बार देखें, और प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगी। हमने पिछली भी जो वीडियो बनाई थी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न और देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से ये वीडियो पूरी रिसर्च के साथ आई है। अब तक की शिफ्ट के एग्जाम पर आधार पर जो निकल करके प्रश्न हमें मिले थे कि इन्हें कराना जरूरी है, तो वही प्रश्न इस वीडियो में हम आपको करा रहे हैं। सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर जाकर के आप जो क्विज क्वेश्चन होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पता चल सकता है आप कितने, और क्वेश्चन जीके के लगा सकते हैं, तो वहाँ पर उसे जीके क्विज को जरूर सॉल्व करें, और सभी फ्रेंड्स को शेयर और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो और हम आपके लिए बनाते रहेंगे, और एग्जाम एनालिसिस हमारे चैनल पर जरूर देखें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी साबित होगी। जय हिंद। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।